हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में साइंस क्लास 10 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम ही बचा है। 2 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम है। अब तक का जिसका तैयारी नहीं हुआ है वो ये टॉपिक कम से कम पढ़ लेंगे तो आप साइंस में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये इतना ही आपको टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, वो हो गया। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन कितना टाइप्स होता है, ये 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आप इसके बारे में इससे पहले ही पढ़े होंगे, वो सब देख लीजिएगा विद एग्जांपल के साथ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोज होता है। फोटो के जरिए, फोटो जिस होगा लाइट के जरिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, और थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के जरिए डिकम्पोज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डबल डिस्प्लेसमेंट भी 2 टाइप्स होता है। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक प्रिसिपिटेट रिएक्शन होता है। एसिड और बेस मिल के सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब प्रिसिपिटेट में एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, बेस में जाकर जम जाता है, वो प्रिसिपिटेट रिएक्शन होता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइप्स है। जिसका भी आप डिफिनेशन लिखेंगे उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिए। और उसके बाद एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, किसमें हीट इन्वॉल्व होता है, किसमें हीट इन्वॉल्व होता है, किसमें हीट इन्वॉल्व होता है, वो देख लीजिए। फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन होता है, उसका अपोजिट रिडक्शन होता है। और दोनों ही रिएक्शंस एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। फिर उसके बाद कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन बोलते हैं जंग लगना, और रैंसिडिटी तो स्पॉइल फूड। जब कोई भी फूड को अगर हम लोग ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं तो वो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, उसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा बहुत भी आप देख लेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड चैप्टर में बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस और बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। अब सेकंड चैप्टर है जो एसिड बेस्ड सॉल्ट। एसिड बेस्ड सॉल्ट में डिफाइन एसिड क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड का, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेस क्या होता है, बेस व केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड वो सब्सटेंस को बोलते हैं जो वाटर में घुलकर H+ आयन देता है, और बेस उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर OH- आयन देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो याद रखना आसान है, 3 या 4 पॉइंट आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसका रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल, एसिड रिएक्ट विद ऑक्साइड, इस तरह से आपका बहुत सारा रिएक्शन। इसी तरह बेस का भी रहेगा, एसिड रिएक्ट विद बेस। तो इस तरह से जितना भी रिएक्शन है सब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो जो जो पॉसिबल होगा इतना कम टाइम में वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा। फिर अल्कली, अल्कली वो बेस होता है जो वाटर में डिजोल्व हो जाए। फिर एसिड बेस का जो न्यूट्रल जो रिएक्शंस होता है वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट में कॉमन सॉल्ट NaCl, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये भी आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर इसका पीएच क्या है, पीएच क्या वैल्यू, पीएच एवरीडे लाइफ में क्या क्या है। पीएच 0 to 14 एक स्केल है, 0 से 7, 0 से 6, 7 तक एसिड होता है, और 7 से 14 बेस होता है। जो 7 रहता है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब वो सॉल्ट होता है। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा है, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। इसी तरह वॉशिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, फिर बेकिंग पाउडर का भी यूज। फिर वॉशिंग सोडा है, उसका प्रिपरेशन है। फिर प्लास्टर्स ऑफ पेरिस, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस का डिफाइन करना है, जिप्सम। इससे बहुत सारे इंटरनली क्वेश्चन भी, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस को हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, और भी बहुत सारा प्रिपरेशन और रिएक्शंस पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को इतना पढ़ लेंगे तो आपके एसिड बेस्ड सॉल्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल और नॉन मेटल में डिफाइन मेटल क्या है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर डिफाइन नॉन मेटल, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल क्या है, जो भी जिसका भी चार्ज प्लस पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो मेटल कहलाता है। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय मेटल आर डक्टाइल, मालिएबल, सोनोरिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट इसका उल्टा नॉन मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप याद हो जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें भी वैसी है।
मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, मेटल रिएक्ट विथ कार्बोनेट, मेटल रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसका रिएक्शन आएगा और उसी में ही थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद फिर आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, व्हेन मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो दो आयंस अपोजिट आयंस मिलकर जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड का 3 प्रॉपर्टीज है, वो देख लेना है। वाई मॉल्टेन स्टेट में आयोनिक बॉन्ड क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जबकि सॉलिड में वो नहीं करता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और क्या होता है, मिनरल्स क्या है, डिफाइन मिनरल्स, डिफाइन और गैंजू, 3 चीज था, मिनरल्स और गैंजू। मिनरल्स जो सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है वो मिनरल्स कहलाता है। जो प्रॉफिटेबल मिनरल्स होता है जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग एलिमेंट मेटल बनाते हैं उसको, उस मिनरल्स को ओर बोलते हैं, और ओर का जो इम्प्योरिटी पार्ट निकलता है वो गैंजू कहलाता है। अब हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है और लेस रिएक्टिव मेटल है। 3 तरह का मेटल होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है उसका एक्सट्रैक्शन अलग प्रोसेस है, मिडिल रिएक्टिव का अलग प्रोसेस है और लो रिएक्टिव का अलग प्रोसेस है। फिर उस प्रोसेस में आता है कार्बोनेट और आता है और सल्फाइड और आता है। अगर किसी के पास कार्बोनेट हो रहा है तो उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस से करेंगे, सल्फाइड हो रहा है तो उसको रोस्टिंग करेंगे। दोनों ही में हीट होता है, कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और रोस्टिंग में इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद, फिर एक्सट्रैक्शन पढ़ लेने के बाद फिर कोरोजन क्या होता है, फिर इसमें फर्स्ट चैप्टर में भी और ये थर्ड चैप्टर में भी है। अब कोरोजन के बचने के लिए क्या क्या करते हैं, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन और ग्रीसिंग वगैरह। इतना अगर इस टॉपिक में पढ़ लेंगे तो आपका मेटल और नॉन मेटल भी कवर अप हो जाएगा। अब चौथा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन इट्स कंपाउंड, उसको अच्छे से समझ। कार्बन इट्स कंपाउंड का जो मेन टॉपिक है वो है कार्बन वर्सटाइल इन नेचर क्यों है। 3 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन वर्सटाइल है। कार्बन 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 का 4 बॉन्ड करता है, कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन लॉन्ग चेन तक जाता है जिसको कैटिनेशन बोलते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है 1 2 3। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है, फिर उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। होमोलॉजी सीरीज, जो सीरीज CH2 ग्रुप से सक्सेसिव बढ़ते रहता है या 14 AMU से, उसको होमोलॉजी सीरीज बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर में IUPAC नेम पूरा नाम लिखना है, स्ट्रक्चर दिया वो उसका नाम लिखना है, या नाम दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें ब्रांच आएगा, चेन आएगा, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी बहुत टाइप्स है, हाइड्रोजन ग्रुप, ब्रोमीन, क्लोरीन है, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इसके बाद इथेनोइक एसिड है, कीटोन है, और इस तरह इतना फंक्शनल ग्रुप आपको स्पेसिफिक ग्रुप है वो याद रखना है। फिर डॉट स्ट्रक्चर पूछता है, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फिर उसमें इसके बाद ये नोमेनक्लेचर का पार्ट खत्म होने के बाद फिर एडिशन रिएक्शंस क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, इथेनॉल क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक एसिड क्या है, फिर उसका प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है। जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलता है तो ईस्टर बनता है। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर सोपिफिकेशन में यूज होता है, सोप साबुन बनाने में, और सोप और डिटर्जेंट दोनों लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का ही पार्ट है। ईस्टर से ही सोप और डिटर्जेंट आया है। अगर इस टॉपिक को अच्छा से देख लेंगे, ज्यादातर नॉमेनक्लेचर में ध्यान देना है, अगर इसमें ध्यान दे दोगे तो कार्बन इट्स कंपाउंड का भी टॉपिक आसानी से हो जाएगा कवर अप। इतना ही टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आराम से आपका ये पूरा कवर अप हो जाएगा। अब चलिए